हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक परसेंटेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए अर्थमेटिक के हिसाब से। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहां परसेंटेज का यूज ना हो। बेसिकली बात करें परसेंटेज की, डाटा इंटरप्रिटेशन की, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की, प्रॉफिट एंड लॉस की, और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे परसेंटेज का यूज होता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर 1 है आपका। इसके बाद भी काफ़ी लेक्चर्स आपको इस टॉपिक पर देखने को मिलेंगे, तो इन सभी से आप जरूर जुड़िएगा। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आप लोगों तक लेकर के आते हैं, उसमें आप जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंच पाए। ये हमारा शेड्यूल है जो सीसेट की रिवीजन क्लासेज आप लोगों के लिए हम लेकर के आते हैं। वीक में 4 दिन दोपहर को 12 बजे ये क्लासेज आपको मिलती है। और ये क्लासेज आपको क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग सब्जेक्ट की प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को तो आपको मिलेगी। और ये रिवीजन पर्पज से है, और रिवीजन आपका इन लेक्चर्स के माध्यम से इतना अच्छा हो जाएगा कि एग्जाम में आपके सफलता के चांसेस बहुत अच्छे होंगे, ताकि आपका सीसेट जो है वो रुके ना। ठीक है भाई, चलिए। तो परसेंटेज टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में कुछ बेसिक बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, अब अगर दूसरे एग्जाम होते, जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स हैं या दूसरे एग्जाम्स हैं, वहाँ पे तो बहुत डीपली हमें इन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। बट हमारे एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ हमें 2-3 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उन बेसिक चीज़ों में जो सबसे पहली बात है जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है, पहली बात तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। किसी भी डाटा का 100 से कंपैरिजन ही परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, अब दो बातें जो आपको यहां से ध्यान रखनी है, एक तो कभी भी जब भी आपको डाटा को कन्वर्ट करना पड़े इन परसेंटेज, ठीक है, दूसरा जब भी आपको किसी डाटा से रिमूव करना पड़े परसेंटेज को। ठीक है, तो जब भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको परसेंटेज में, तो आपको हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और जब भी आपको परसेंटेज को रिमूव करना है तो आपको हमेशा क्या करना है, डिवाइड बाय 100। ठीक है भाई, जैसे मैं कहूं कि 1/10 है, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा और आप बोलेंगे कि ये तो 10% है। मैं कहूं कि 2/5 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो 2/5 इंटू 100, 5 से कटेगा 20, तो ये किसके इक्वल होगा, 40% के। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपके पास 30% है, इसको यहां से परसेंटेज को रिमूव करिए, तो आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/100 से बात एक ही है, तो दैट इज इक्वल टू 3/10। मैं कहूं कि आपके पास 50% है, आप यहां से परसेंटेज को रिमूव करिए, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1/2। अब जो बात यहां से निकल के आई है, मैं अगर आपको कहूं कि आप 3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो 3 इज इक्वल टू 100% होगा। ठीक है ना, आप कहेंगे कि 1 इज इक्वल टू 100% होता है, तो कहीं 300 नहीं, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी डाटा हो, वो हमेशा, यानी कि एक कंप्लीट फ्रैक्शन हमेशा 100% होता है। ठीक है, एक कंप्लीट जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, हमेशा 100% होता है। और दूसरी बात जो हमें यहां से सीखने को मिली, कि जब भी हमें किसी डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो हमें एक फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक फ्रैक्शन होगा तभी तो हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। और जब भी हमें किसी डाटा से परसेंटेज को रिमूव करना है, तो मिलने वाला डाटा भी हमेशा किस में होगा, एक फ्रैक्शन में होगा। तो परसेंटेज की जो जड़ है वो एक फ्रैक्शन ही है। तो ये फ्रैक्शन कैसे बनता है, अब इस पे गौर कर लेते हैं। 3 बातें यहां से समझ में आ गई। परसेंटेज का मतलब क्या है, आउट ऑफ 100। हमेशा किसी भी डाटा को 100 से कंपैरिजन ही परसेंटेज कहलाता है। जब भी कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई करिए, जब भी रिमूव करना हो तो डिवाइड करिए। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, ये फ्रैक्शन समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये फ्रैक्शन समझ में आ गया कि कोई भी फ्रैक्शन a/b है, ठीक है, तो न्यूमरेटर में जो डाटा आता है ना, हमेशा न्यूमरेटर में जो डाटा आता है वो हमेशा इंपैक्ट होता है। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में डाटा आता है वो हमेशा 100% होता है, ओरिजिनल डाटा होता है। ठीक है, इनिशियल डाटा होता है। ठीक है, अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बात करूं कि जो पूछा जाए, ठीक है, जो पूछा जाए, ठीक है, या जो दिया हो, जो दिया हो, वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है। और डिनोमिनेटर में क्या आता है, जिसमें से पूछा जाए, जिससे या जिसमें से पूछा जाए या जिसमें से दिया हो।
ठीक है, वो डाटा हमेशा कहाँ आएगा, हमेशा डिनोमिनेटर में। तो ऐसे एक फ्रैक्शन बनता है, जैसे मैंने कहा कि 4 आवर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 24 आवर्स, ठीक है, कि 4 घंटे पूरा दिन का कितने परसेंट है। तो अगर हमसे पूछा है कि 4 आवर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द होल डे, कि 4 घंटे पूरे दिन का कितने परसेंट है, तो अगर आपको परसेंटेज में कुछ भी चीज बतानी है ना, तो उसके लिए पहले आपको एक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। और वो फ्रैक्शन कैसे बनेगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो पूछा गया हो, क्या पूछा है 4 आवर्स, किस में से पूछा है 24 में से। अब ये एक फ्रैक्शन बन गया और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो। क्लियर है ना। तो ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपके लिए बहुत अहम है, ठीक है। बहुत बार गड़बड़ कर देते हैं, पता नहीं चलता न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो कहानी गड़बड़ा जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। तो ये 3 बातें, परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं। अच्छा, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक भी होती है कन्वर्ट करने की, रिमूव करने की। मुझे नहीं लगता कि आपको सीसेट के एग्जाम में इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। वो होती है जहाँ कैलकुलेशन, जहाँ 1 घंटे में हमें 100 सवाल सोल्व करने हैं और परसेंटेज पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये वो। बट यहाँ पे नॉर्मली डाटा पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज का यूज बहुत कम होगा। बट आप अगर सीधा सीधा भी यूज करेंगे तो कर पाएंगे, ठीक है। बट ये थोड़े से फ्रैक्शन ध्यान में रख लो, ये बेसिक फ्रैक्शन होते हैं भाई। ये बेसिक फ्रैक्शन क्या है, अगर आपको कुछ फ्रैक्शंस यहाँ से दिख नहीं रहे तो मैं इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, तो वहां से आप ये कोई पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, वो देख लेना। जैसे 1 इज इक्वल टू 100% होता है, मैंने आपको बताया था कि एक कंप्लीट फ्रैक्शन हमेशा 100% होता है। अब दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड कर दो, जैसे मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया तो इधर भी 2 से डिवाइड होकर ये 50% आ गया। जैसे 1 को 3 से डिवाइड करें तो 100 को भी 3 से डिवाइड करोगे तो 33 1/3 और 33.33 आ गया। जैसे 1 को 4 से डिवाइड किया, 100 को भी 4 से डिवाइड किया। तो ऐसे करके ये जो काम आने वाले फ्रैक्शन है वो बने हैं, ठीक है ना। तो इनको 1-2 बार याद कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, या अपने नोट्स जो भी है वहां पे लिख लीजिए, और जब भी क्वेश्चन सोल्व करें तो इनकी सहायता जरूर लें, ठीक है। बात समझ में आई। तो इतना सा ये बेसिक है जो आपको आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वरना तो परसेंटेज में 15 दिन भी पढ़ाऊंगा तो भी कम रहेगा, ठीक है ना। बट आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतना काफी है, ठीक है। चलो, अब कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछता है एग्जाम में डायरेक्ट अप्रोच से, परसेंटेज से, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सबकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 2 नंबर्स आर 32 एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर, देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। 3 नंबर्स की बात यहाँ पे हो रही है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो जिससे भी कंपेरिजन हो हमेशा उसको 100 लेके चलो। 2 नंबर्स आर 32% 20% लेस देन थर्ड नंबर, तो मान लीजिए थर्ड नंबर 100 है, तो पहला नंबर 32% लेस है, तो इसका 100 से 32 कम करेंगे तो कितना होगा 68। फिर सेकंड नंबर जो है वो 20% लेस है, तो 100 से 20 कम करेंगे तो कितना हो गया 80। अब हमसे पूछ रहा है कि देन फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का कितने परसेंट है। अब मैंने क्या कहा था आपको कि जो न्यूमरेटर में क्या आता है, जो पूछा जाए, तो पूछा क्या गया कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, तो 68 डिवाइड बाई 80, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे इनटू 100, सिंप्लीफाई करेंगे 20 से 4, ये 5, ये 4 से कटेगा 17, तो दैट इज इक्वल टू 85%, ठीक है ना। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा आपका यहाँ पे। क्लियर है, जो बेसिक बातें बताइए बस उन्हीं का यूज आपको यहाँ पे करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, 2 नंबर्स आर 25% एंड 20% मोर देन द थर्ड नंबर, देन फाइंड सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर। कि 2 नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है एंड दिस इज थर्ड नंबर, ठीक है। कंपैरिजन किसके साथ है, थर्ड के साथ है, तो थर्ड को 100 ले लिया हमने। 2 नंबर्स आर 25 एंड 20% मोर है, तो ये अगर 100 है तो ये 20 मोर है, 25% मोर है, तो ये 125 हो जाएगा। और सेकंड नंबर इज 20% मोर, तो दैट मीन्स सेकंड इज 120। अब हमसे क्या पूछा है कि सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट, तो जो सेकंड नंबर है ये इससे कितना लेस है, तो ये इससे कितना लेस है 5। बट ये बात ध्यान रखिए कि किससे पूछा गया है कि सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर, तो जिससे पूछा जाए वो डिनोमिनेटर में आता है। तो 5/125 इंटू 100, तो 5 से गया 25, 25 से गया 4, तो जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितने परसेंट लेस है 4%। अच्छा, अगर ये पूछा जाता कि फर्स्ट नंबर सेकंड से कितना ज्यादा है, तो अगर फर्स्ट नंबर पूछा जाता सेकंड से कितना ज्यादा है तो ये भी 5 ही ज्यादा है। बट अब डिनोमिनेटर में क्या होगा 120 होता। क्यों होता 120,
क्योंकि इस टाइम ये पूछा गया है कि फर्स्ट नंबर इज हाउ मच ग्रेटर देन सेकंड नंबर, तो जिससे कंपेयर किया जाए उसको डिनोमिनेटर में लेना होता है। तो मोर के केस में कि फर्स्ट नंबर सेकंड से कितना ज्यादा है तो ये बनता, और ये जो पूछा है कि सेकंड कितना लेस है तो ये बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई सबको? चलिए नेक्स्ट। By decreasing a number 72, the number become 42 by 7% of original number. तो what is the original number? ठीक है, एक संख्या में से अगर 72 माइनस कर दें तो वह असली संख्या का 42/6/7% हो जाती है। अब देखो ये 42 by 7%, अगर इसे सोल्व करें हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 7 दूनी 14, 14 और 6 20, तो ये 300/7 हो गया। जब परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 3/7। मैंने कहा था कि ये इम्पैक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है ये? इम्पैक्ट। ये ओरिजिनल नंबर होता है 100%। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल नंबर 7 है, ओरिजिनल नंबर कितना है? 7, तो वो कह रहा है कि बाय डिक्रीजिंग, इंपैक्ट क्या हुआ कि कुछ डिक्रीज कर दिया। ठीक है, 72 ए नंबर बाय 72 द नंबर बिकम दिस। ठीक है, यानी कि अगर 7 में से 3 घटा दें, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग ए नंबर, अगर आप इसको x से करते तो आप ऐसे करते कि x माइनस 3/7 x इज इक्वल टू, अगर इसमें से घटा दें एक संख्या का तो वह 72 घटाने पर ये हो जाती है, तो x माइनस 72 इज इक्वल टू 3/7 x। आप ऐसे ही करते, फिर यहाँ से कॉमन लिया जाता कुछ ना कुछ, कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7x माइनस 7 दूनी 14 है, ये 50 इज इक्वल टू 3x, ये इधर आके माइनस होता, ये इधर जाकर के ऐड होता, सॉरी प्लस का हो जाता, फिर ये 4 से जाता 12 और ये 126 आ जाता आपका आंसर। समझ रहे हो कि ओरिजिनल नंबर कितना है? 126 है। ठीक है, तो यहां आपको देखना है कि इंपैक्ट क्या हुआ है। ठीक है ना, कि अगर ओरिजिनल नंबर 7 है तो नया नंबर कितना बन गया? न्यू नंबर बन गया 3। ठीक है, तो ये कितना डिक्रीज हुआ है? 4 डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज कितना हुआ है? 72। तो ये 4 की वैल्यू 72 है, तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 18। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 7 इंटू 18 126। तो बात सीधी सी है। ठीक है, कि मतलब इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एक्स वगैरह लेने की। अगर आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई तो आप यहीं से बहुत आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। तो ओरिजिनल संख्या क्या है? 126। ठीक है भाई, बात समझ में आई सबको? चलो नेक्स्ट। Two cars A and B cover the distance between Delhi to Agra and started at 5 a.m. ठीक है, after 1 hour driver of car A found that he covered 1/3% more distance than car B. Find the speed of car B is what percent less than car A. देखने में तो बहुत गंभीर क्वेश्चन लग रहा है, बट अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप बहुत सेकंडों में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, 5 बजे दोनों कार ने चलना शुरू किया, 1 घंटे बाद पता चला कि कार ए ने तो कार बी से 33 1/3% ज्यादा कवर कर लिया। 33 1/3 का मतलब क्या है? 1/3। तो यानी कि ए और बी, तो कार बी ने अगर 3 डिस्टेंस कवर किया है तो कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? कार ए ने डिस्टेंस कवर कर लिया 1 ज्यादा, यानी कि 4 कवर किया होगा। और यहां पे टाइम कांस्टेंट है, एक बात आप समझो। ठीक है, क्या है? टाइम कांस्टेंट है, टाइम सेम सेम है। तो जब भी टाइम सेम सेम होता है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, अगर मैं भी 1 घंटा चला और आप भी 1 घंटा चले, मेरी स्पीड आपसे ज्यादा है तो फिर मैं ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा ना, अगर दोनों सेम सेम टाइम दौड़ रहे हैं तो यानी कि जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही स्पीड का होता है जब टाइम कांस्टेंट हो। तो यहां तो टाइम कांस्टेंट है, दोनों 1-1 घंटे बाद है, तो इनकी स्पीड का रेशियो भी क्या बनेगा? 4:3 बनेगा। तब वो क्या कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ कार बी इज व्हाट परसेंट लेस देन कार ए। तो कार बी की जो स्पीड है वो कितना लेस है? 1। किससे पूछा है? कार ए से। तो 1/4 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इनटू 100, तो 4 से कट गया कितना? 25%। तो ये कितना आ गया आंसर? 25%। मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है होते कभी भी, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से इस टाइप की चीजों को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, बट कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। देखो जैसे नेक्स्ट, an interview panel found that a candidate has given wrong data about his height. एक जो कैंडिडेट है उसने अपना रॉन्ग डाटा दे दिया। while filling up the form he filled up 8 1/3% more than his actual height. ठीक है, अब जो 8 1/3% है दैट इज इक्वल टू होता है 1/12। कैसे आया? 25/3 इसको सोल्व करोगे और डिवाइड बाय 100, तो ये कट गया 4 से, तो 1/12 आ गया। तो बाय व्हाट परसेंट शुड पैनल रिड्यूस हिज हाइट टू गेट एक्चुअल हाइट? ठीक है, अब 8 पर एक्चुअल हाइट, हिज एक्चुअल हाइट इज दिस।
अब यहां पे देखो परसेंटेज में पूछा है, हमें एक्चुअल हाइट की जरूरत ही नहीं है कि कितनी दी हुई है, हमें तो पता है कि एक्चुअल हाइट ये है कि अगर उसकी एक्चुअल हाइट 12 है और उसने रोंगली कितनी हाइट दे दी, 12 प्लस 1 13 दे दी क्योंकि उसने 1 ज्यादा दिया ना, 8 1/3% मोर का मतलब 1/12, तो अगर एक्चुअल हाइट 12 थी तो 1 ज्यादा दे दी 13। अब वो कह रहा है कि हाइट को कितना प्रतिशत कम करें, तो 13 दी है तो 13 से 12 पे लेके आनी है, तो कितना कम करेंगे 1/13 इंटू 100% में कन्वर्ट करने के लिए, तो 7/9/13% क्या करेंगे, कम करेंगे। यहाँ पे ये जरूरत ही नहीं थी कि ये 5 फीट 7 इंच है, ये है वो है, कोई जरूरत नहीं थी। परसेंटेज में आंसर करना है, सिर्फ फ्रैक्शन चाहिए था और फ्रैक्शन हमें मिल गया यहाँ से, और अगर फ्रैक्शन मिल गया तो फिर तो आसान है इस क्वेश्चन को सोल्व करना। बात समझ में आई सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्राइस ऑफ टी डिक्रीज्ड बाय 2%, ए पर्सन इनिशियली bought 490 ग्राम टी, हाउ मेनी ग्राम टी bought by him in same amount। ठीक है भाई, कि एक आदमी चाय खरीदता है और चाय की कीमत जो है वो 2% घट जाती है, और एक व्यक्ति प्रारंभ में 490 ग्राम चाय खरीदता है, तो उसके द्वारा उसी धनराशि में कितने ग्राम चाय खरीदी जा सकती है। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, कंसेप्ट क्या होता है, अगर दो कोई भी डाटा है हमारे पास, दो क्वालिटी है, उनकी प्रोडक्ट इज इक्वल टू होल हो, ठीक है, और होल कभी भी अगर कांस्टेंट है, होल कांस्टेंट है, तो ए और बी एक दूसरे के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, जो रेशियो ए का होगा, ए का रेशियो अगर एक्स रेशियो वाई है, तो बी का रेशियो वाई रेशियो एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसको समझने के लिए एक छोटा सा डाटा ध्यान में रखो। जैसे मैंने कहा कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है रेट इनटू कंजम्पशन। ठीक है, रेट इनटू कंजम्पशन, ये ए और बी क्या है, रेट और कंजम्पशन है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, होल क्या है, एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो रेट और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। मान लीजिए एक्सपेंडिचर 500 रुपए है, मैं एप्पल खरीदने गया और एप्पल का जो रेट है वो 100 रुपीज पर केजी है, तो मैं कितने एप्पल खरीद पाऊंगा, सिर्फ 5 किलो, क्योंकि एक्सपेंडिचर 500 है, खर्च करने के लिए 500 रुपए है, रेट 100 रुपीज पर केजी है, तो मैं कितना खरीद सकता हूं, 5 केजी। अगर यही पैसा कांस्टेंट है, कल भी मेरे पास इतना ही पैसा है, लेकिन आज रेट बढ़ गया आज जो एप्पल हैं वो कितने रुपए किलो हो गए, 250, आज मैं कितने एप्पल खरीद पाऊंगा, सिर्फ 2 केजी। अब देखो, पहले जो रेट का रेशियो था, अगर रेट का रेशियो की बात करें, तो जो रेट है 100 और 250, रेट का रेशियो जो है वो 100 और 250 है, तो रेट 20 से अगर सिंप्लीफाई करोगे या 50 से कर लो तो 2:5 है, और जो कंजम्पशन का रेशियो है वो पहले 5 थी तो अब कितनी है, 2 है। तो देखो क्या नहीं है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कारण क्या है, क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। ये बहुत जगह होता है, जैसे टाइम एंड वर्क में, जब वर्क कांस्टेंट हो तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एरिया है जब किसी रेक्टेंगल का, अगर एरिया कांस्टेंट है तो लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, आगे बहुत टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वहां में इसको यूज करूंगा तो एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है ना। चलो अब क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ टी डिक्रीज बाय 2%। अगर प्राइस जो है, रेट जो है पहले 100 था, अब डिक्रीज हो गया 2%, तो कितना रह गया 98। तो जो रेट में रेशियो है वो 50:49 है, तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन में रेशियो कितना होगा, 49:50 होगा भाई। यानी कि ये ओरिजिनल है, ये न्यू है। अब वो कह रहा है कि पर्सन इनिशियली बोट 490 ग्राम, तो हाउ मैनी ग्राम बोट बाय हिम इन सेम अमाउंट। अगर वो पहले 490 खरीद रहा था तो अब कितनी खरीदेगा, तो पहले वो 49 खरीद रहा था हमारे अकॉर्डिंग, तो 49 की वैल्यू 490 इंटू 10 करोगे, इधर भी इंटू 10 कर दो, तो अब वो कितनी खरीदेगा 500 ग्राम। ठीक है, क्योंकि रेट अगर कम हुआ है तो जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा 500 ग्राम। क्लियर है, बात समझ में आई सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Due to 12.5% reduction in the price of sugar, a man can buy 3 kg more rice in 840. तो what is the reduced price of rice per kg। अब देखो कि जो due to rice, यहाँ पे थोड़ा चीनी हो गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, राइस ही है, सेम सेम,
तो यहाँ चावल आ गया, थोड़ा हिंदी में वो गड़बड़ हो गया। चलो, ड्यू टू 12.5% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में भी जो इंग्लिश में लिखा होता है उसी की मान्यता होती है, ठीक है ना, पहले प्रेफरेंस उसी को दी जाती है। तो ड्यू टू 12.5% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर, तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 डिवाइड बाय 100 करोगे, तो दैट मीन्स ये हुआ कि पहले रेट अगर 8 था तो अब कितना रह गया, 7, ठीक है। अब अगर रेट 7 रह गया तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, 7:8, कंजम्पशन कितना इंक्रीज होगी, 1, और इंक्रीज कितना हो रही है, 3 kg मोर खरीद पा रहा है, तो 1 की वैल्यू 3 kg हो गया भाई, ठीक है। तो 7 की वैल्यू कितना होगा, 21 kg, और 8 की वैल्यू कितनी होगी, 24 kg। तो वो पहले इतने राइस खरीद रहा था और अब इतने राइस खरीद रहा है। अच्छा, यहां भी राइस है, तो ये शुगर है तो शुगर कर लो, कोई ना, ठीक है। तो 840 रुपीज में, तो व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस, तो अब वो 24 kg खरीद रहा है, पैसा तो उतना ही है, पहले भी 840 के खरीद रहा था, अब भी, तो जो न्यू प्राइस होगा वो 840 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो 24 या 72 होता है, 24 पंजा 120, तो 35 रुपीज पर केजी जो है वो चावल की नई कीमत होगी या शुगर की नई कीमत होगी, ठीक है ना। यानी कंसेप्ट सेम है, वही सेम चीज, बस ये ध्यान रखना है कि जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो रेट और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। बात समझ में आई सबको, चलो नेक्स्ट। The early wages of a labor is increased by 12.5%, whereas the weekly working hours are reduced by k%, so that there is no change in monthly wages of labor. तो what is the value of k? अब जाहिर सी बात है कि एक घंटे में जितना पैसा एक लेबर को मिलता है उसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है भाई, और जो वर्किंग आवर्स हैं वो रिड्यूस हो गए, और इसी वजह से जो मंथली पगार है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब है कि वर्क इज इक्वल टू है टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। यहां पे एफिशिएंसी क्या है, ये वेजेज एफिशिएंसी तो है कि जो पैसा मिल रहा है वो एफिशिएंसी है। तो जब वर्क कांस्टेंट होगा, वर्क कांस्टेंट है यानी जिस काम के उसे पैसे मिल रहे हैं वो पैसा तो सेम ही है ना, समझ रहे हो, वो क्या है, वो पैसा तो सेम ही है। तो अगर टाइम कम होगा तो वेजेज इंक्रीज होंगे, और अगर वेजेज इंक्रीज होंगे तो टाइम कम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो उतना ही मिल रहा है ना। तो ये सेम कंसेप्ट ही है, तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहां पे उसे 12.5% ज्यादा मिल रहा है, 12.5% का मतलब 1/8, तो पहले उसे अगर 8 मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 9, ठीक है, वेजेज। तो जाहिर सी बात है कि उसका टाइम फिर पहले 9 रहा होगा, 8 रहा होगा, क्योंकि 8-9 घंटे काम करके 8 रुपए पर आवर मिल रहा है, तो 72 मिलता था, और अब भी 72 मिल रहा है। बट पहले टाइम 9 आवर काम करता था, अब 8 आवर काम कर रहा है टोटल वीक के अंदर सपोज, ठीक है। तो अब ये रिड्यूस हो गया, कितना रिड्यूस हुआ, 1 डिवाइड बाय 9 इंटू 100, तो यानी कितना आ गया, 11.11%। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात वही है सेम, बस थोड़ा सा उस तरीके से करना था। बात समझ में आई, चलो नेक्स्ट। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 32%, अगर चीनी की कीमतें जो है वो 32% इंक्रीज हो जाती है, बाय हाउ मच परसेंट शुड ए फैमिली डिक्रीज इट्स कंजम्पशन इफ फैमिली कैन अफोर्ड ओनली 10% मोर एक्सपेंसिस देन बिफोर। अभी तक मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया उसमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था, बट यहां पे एक्सपेंडिचर भी चेंज हो रहा है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आया आपको क्या करना है, ठीक है, ये ओरिजिनल है, ठीक है, और ये न्यू है, ठीक है, ये क्या है, न्यू है। अगर मैं कहूं कि ये रेट, ये कंजम्पशन और ये एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऐसे ही न्यू रेट और कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, इनको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। कैसे, जब भी आपको इस तरीके से दिया हो, ठीक है, जो अब देखो यहां पे तीन ही चीजों का जिक्र है, रेट का, कंजम्पशन का और एक्सपेंडिचर का। तो जो बिना परसेंटेज है, किस पे चेंज पूछा है, कंजम्पशन पे, ठीक है, तो उसको 1 एज्यूम कर लो। मान लीजिए कंजम्पशन 1 थी पहले, ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी थी, 1, और रेट था 100 रुपीज पर केजी, तो खर्चा कितना होता होगा पहले, 100। जाहिर सी बात है, पहले रेट कितनी थी भाई, रेट था 100, कंजम्पशन थी 1, तो एक्सपेंडिचर भी कितना होता होगा, 100 ही होता होगा, 100 इंटू 1। अब रेट इंक्रीज हो गए 32%, तो न्यू रेट कितने होंगे, 132 ही होंगे, चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर है वो कितना इंक्रीज हो गया, 10%, पहले 100 था तो कितना हो गया, 110। तो कंजम्पशन क्या होगी, जो कंजम्पशन होती है वो तो एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय रेट होती है, तो जो न्यू कंजम्पशन होगी वो कितनी होगी, 110 डिवाइड बाय 132,
होगी कि नहीं होगी? ये 11 से कट गया, 22 से ही कट गया 5/6। ये न्यू कंजम्पशन है और ये ओल्ड कंजम्पशन है, दोनों का कंपेयर कर लो, ओल्ड और न्यू को। तो पहले अगर 1 थी, अब कितना होगी? 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:5, यानी पहले अगर कंजम्पशन 6 थी तो अब कितनी होगी? 5। तो कितना रिड्यूस होगी? 1। तो 1 रिड्यूस हुई किससे? 6 से। तो 1/6 इंटू 100 कितना आ गया? 16.67%। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब इजी है ठीक है, जो पूछा हो उसको 1 एज्यूम कर लो, बाकी को 100 और कंपेयर कर लो, बस। बात समझ में आई सबको? चलो नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन सेम है बिल्कुल जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है भाई, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।